तो हमने रेसिस्टिविटी के लिए जो एक्सप्रेशन पता किया वो क्या पता किया, m/n(e²) टाउ। आपने इसकी डेरिवेशन पिछली वीडियो में देख ली। अब हमें ये देखना है रेसिस्टिविटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। मैं चाहूंगा लिख लें इसको, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टिविटी। पहला, नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मतलब हम n की बात कर रहे हैं। n यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसी को हम नंबर डेंसिटी कहते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा, रिलैक्सेशन टाइम। हमें यह जानना पड़ेगा रिलैक्सेशन टाइम का कैसे ये डिपेंड करेगा। एक चीज सोचते, अगर कोलिजन्स फ्रीक्वेंटली होने लग जाए, तो कोलिजन्स अगर फ्रीक्वेंटली होने लग जाएंगे, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल कम होगा, इसका मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम जब कम होगा, रेसिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब यहां पर हमें रिलेट करना पड़ेगा कि टेम्परेचर के ऊपर, अगर हम जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, कोलिजन्स ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी। अगर कोलिजन्स ज्यादा फ्रीक्वेंट होंगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घटने पर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। अब अगला टॉपिक जो हमें लेना पड़ेगा वो ये देखना है कि टेम्परेचर के साथ हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर के साथ गिवन कंडक्टर की या कोई भी ऐसा मटेरियल हम ले सकते हैं, इंसुलेटर ले सकते हैं, कंडक्टर ले सकते हैं, हम जैसे सेमीकंडक्टर ले सकते हैं, उन पर रेसिस्टिविटी का क्या असर होगा वो देखना। रेसिस्टिविटी कैसे चेंज होगी वो हमें देखना है। इसके पहले एक और टर्म हम समझ लेते हैं। हमें समझना पड़ेगा कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को। इसका मतलब हमारे पास कंडक्टिविटी के लिए जो रिलेशन आया वो क्या होगा, कंडक्टिविटी के लिए रिलेशन क्या आया, n(e²) टाउ बाय m। कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी के रेसिप्रोकल, और इस तरीके से हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, नंबर डेंसिटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, और ये रिलेशन बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। मैं चाहूँगा दो और रिलेशन हमें देखना है, और वो क्या है, कंडक्टिविटी का मोबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है, कंडक्टिविटी का करंट डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये भी हमें समझना है। तो मैं चाहूँगा एक बार उसके लिए एक्सप्रेशन देख लेते हैं, और एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या है, हमें देखना है J इक्वल्स सिग्मा इंटू ई। एक ये रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है कंडक्टिविटी इक्वल्स n e म्यू। n e म्यू, हमें एक बार इसको समझ सकते हैं कि कैसे ये हमने
पहले कंडक्टिविटी के लिए क्या रिलेशन आया था, NEVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या लिखा था, NE ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E कैपिटल E टाउ बाय M, और इस तरीके से NE स्क्वायर टाउ बाय M इंटू E, और हमारे पास क्या आया, NE स्क्वायर टाउ बाय M क्या है, कंडक्टिविटी, और इस तरीके से हमारे पास कंडक्टिविटी इंटू ये रिलेशन, कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रिलेशन मिल गया। अब इसी तरह हम इसके लिए देखते हैं, सिग्मा इक्वल्स NE, म्यू क्या होता है, म्यू है मोबिलिटी, जिसके लिए एक्सप्रेशन E टाउ बाय M, E टाउ बाय M, इसको वर्कआउट करने पर N, हमने अभी इसको इंक्लूड किया है, NE स्क्वायर टाउ बाय M, इसका मतलब ये कंडक्टिविटी के इक्वल है। हमने म्यू की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद फिर हमने देखा जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया वो एक्सप्रेशन कंडक्टिविटी के इक्वल है, ये रिलेशन भी वैलिड है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर का क्या रोल है रेसिस्टिविटी के ऊपर। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। इसको समझने से पहले हमें एक पैरामीटर ध्यान में रखना पड़ेगा। वो पैरामीटर क्या है, हम उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ये समझते हैं टेम्परेचर जब T1 था तो रेसिस्टिविटी ρ1 था, टेम्परेचर जब T2 है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर ρ2 है। अब एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस हो गया डेल्टा रो। ओरिजिनल अगर हम इसको हमने रो कंसीडर कर लिया और ρ2 को रो डैश कंसीडर कर लिया, तो सबसे पहली चीज ये देखना है हमें रेसिस्टिविटी की चेंज पर यूनिट रेसिस्टिविटी, हमने ये फैक्टर देखा, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये चेंज हो रहा है रेसिस्टिविटी में चेंज पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, तो हमारा जो ये पैरामीटर है उसको हम इन्हीं टर्म्स में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, रेसिस्टिविटी में चेंज अल्फा इक्वल्स चेंज पर यूनिट ओरिजिनल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हमने डेल्टा रो के किसके लिए लिखा था, डेल्टा रो इक्वल्स ρ2 माइनस ρ1, यानी कि चेंज इन रेसिस्टिविटी पर यूनिट रेसिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो फिर हम बड़े आराम से कह सकते हैं रो डैश इक्वल्स रो इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस रिलेशन को आसानी से हम समझ सकते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी के लिए हमने क्या लिखा,
अल्फा। ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। इसके लिए हमने अल्फा इक्वल्स रो डैश माइनस रो अपॉन रो इंटू 1/Δt लिखा था। इस तरीके से रो इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी इक्वल्स रो डैश माइनस रो और रो डैश इक्वल्स रो प्लस रो इंटू अल्फा डेल्टा टी, और इसके बाद फिर हमने ये रिलेशन लिखा। इसको देखने के बाद हम ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं, अगर अल्फा की कोई ऐसी वैल्यू, कोई पॉजिटिव वैल्यू रहेगी तो टेम्परेचर की चेंज जो है वो पॉजिटिव हो तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेसिस्टिविटी की वैल्यू घटेगी। तो हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी यानी अल्फा नेगेटिव है और किन की वो पॉजिटिव है और किन का कोई खास वैल्यू नहीं है। ऐसे भी मटेरियल्स हैं जिनमें अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो उस कंडीशन में अगर ये वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये वैल्यू जो होगी, अगर हम इसको जीरो कंसीडर कर रहे हैं, जीरो के इक्वल कंसीडर कर लिया हमने, तो चेंज इन टेम्परेचर जो भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। तो अब इसको समझते हुए हमें ये जानना है कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनकी अल्फा की वैल्यू जिनके लिए पॉजिटिव है, अल्फा की वैल्यू जिनके लिए नेगेटिव है, और ये जानने के बाद फिर हम आगे देखेंगे। तो वो मटेरियल जो, अब जैसे हमने कंडक्टर कहा, कंडक्टर जैसे कौन कौन से, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, ये सारे कंडक्टर्स हैं और इनकी वैल्यू पॉजिटिव अल्फा है, पॉजिटिव वैल्यू है अल्फा की। सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव अल्फा की वैल्यू है। कौन कौन से सेमीकंडक्टर्स हैं? सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब साफ है अगर यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, टेम्परेचर बढ़ाया हमने, बढ़ाया तो चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगी वैल्यू, इसका मतलब ये हुआ रो माइनस समथिंग, इसका मतलब जो उसकी इनिशियल रेसिस्टिविटी है, इनिशियल रेसिस्टिविटी से घटेगी। मतलब सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी घटेगी। अब हम देखेंगे अलॉय की। अलॉय के लिए नेग्लिजिबल वैल्यू होगी, नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अलॉय कौन कौन से हम ले रहे हैं? नाइक्रोम एंड कंस्टेंटिन। नाइक्रोम, कंस्टेंटिन, नाइक्रोम, मैंगनीन, मैंगनीन एंड कंस्टेंटिन, कंस्टेंटिन। ये तीन ऐसे हैं, मैंगनीन, कंस्टेंटिन, ये अलॉयज जिनकी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ अल्फा है। इसका मतलब अगर नेग्लिजिबल वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर भी वही रहेगी, बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगी। अब जबकि हमारे पास ये सारे पैरामीटर्स आ गए हैं, हमने ये पता लगा लिया कंडक्टर के साथ क्या होगा, रेसिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है, और अलॉय के लिए
अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल है, इनके लिए हमने ये पता लगा लिया रेसिस्टिविटी में टेम्परेचर चेंज करने पर क्या फर्क पड़ेगा। और अब हम इसी को समझते हुए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। और ग्राफ के लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि किनकी क्या होता है। जैसे हमने सेमीकंडक्टर के लिए देखा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, सेमीकंडक्टर के लिए रेसिस्टिविटी घटेगी। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर कौन कौन से हमने लिए हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनकी वैल्यू, रेसिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टिविटी घटेगी। और इस तरीके से ये हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो हमने पहला ग्राफ ये प्लॉट किया। दूसरा हमें देखना है कंडक्टर। कंडक्टर कौन से, कंडक्टर हमने कॉपर ले लिया। इसके लिए क्या बनेगी, रेसिस्टिविटी कैसे चेंज होगी टेम्परेचर के साथ। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि इसकी वैल्यू, कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कम होती है अलॉय के कंपैरिजन में, और ये ऐसे बढ़ेगी। रेसिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। अब हम अलॉय देख लेते हैं। अलॉय हमने मैंगनीज लिया। अगर अलॉय के लिए लिया हमने, अलॉय के लिए टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। एक चीज यहां पर गौर करने की जरूरत है, अलॉय और कंडक्टर के रेसिस्टिविटी में अगर हमें ये कंपेयर करना हो, ये पता करना हो किनकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, तो अलॉय की रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है कंडक्टर के कंपैरिजन में। और ऐसा इसलिए होता है कि अलॉय के अंदर जो रैंडमनेस होती है, अलग अलग मटेरियल्स हैं और उनकी रैंडमनेस की वजह से रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है। इस तरीके से हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी समझा। और इसके लिए एक रिलेशन हमने देखा था, वो रिलेशन क्या था, रो डैश इक्वल्स रो इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस एक्सप्रेशन के जरिए भी हमने समझने की कोशिश की, और दूसरे और तरीके से भी हम समझ सकते हैं। अगर रेसिस्टिविटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है m/n² टाउ, कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर चेंज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू घटेगी और इस तरीके से रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा कंडक्शन होना शुरू होता है। कंडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ज्यादा आसानी से पहुंचते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है। अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेसिस्टिविटी घटेगी, इसलिए सेमीकंडक्टर के लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है। तो हमें ये समझना है इसमें कि दोनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी डिस्कस कर सकते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं और हम वो भी करेंगे अगली वीडियो में।